नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप लोगों का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं उसके बारे में पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो 4 विकल्प हैं आपके, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको कि कौन सा विकल्प आपका सही है। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह जो कविता है आपकी, ये झांसी की रानी कविता से ली गई है पंक्तियाँ। और इसके जो जो रचयिता हैं वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है इस उनकी जो झांसी की रानी कविता है उससे यह पंक्तियाँ ली गई हैं। इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं वह राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हैं। तो सही उत्तर है आपका विकल्प संख्या 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, समास का अर्थ है। समास का अर्थ बताना है आपको। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। चारों में से सही उत्तर आपको चयन करना है, कौन सा उत्तर आपका सही है। समास का सही अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो समास का जो सही अर्थ हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा संक्षेप। समास का सही अर्थ संक्षेप है। जब अनेक पद मिलाकर एक पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। और सामान्य अर्थ में समास को संक्षेप करना भी कहते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संक्षेप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता है। तो जो नहीं आता है उसका चुनाव करना है, कौन सा विकल्प आपका सही है? सुनना, बोलना, हंसना या लिखना। भाषा के मुख्य रूप से मित्रों 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह भाषा के 4 कौशल हैं। तो आपका इसमें से सुनना भी है, बोलना भी है और लिखना भी तो ठीक है। और यह हंसना जो है यह आपका भाषा कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही आपका सही उत्तर है। हंसना जो है भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपके 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प हैं आपके, राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है आपको, कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्न वाक्य में से विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वह आपका हुआ है मेरी गाय काली है। यह आपका तीसरा विकल्प सही उत्तर है। इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है और इसमें भी आपका विशेषण में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है, मेरी गाय काली है। इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है, सार्वनामिक विशेषण का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, निम्न में शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है बताना है। वाहनारूढ़, सत्ताशीष, गंगाजल, रेखाचित्र। 4 विकल्प हैं आपको, सही विकल्प बताना है कि निम्न में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताशीष, गंगाजल, रेखाचित्र। तो इसका सही उत्तर है मित्रों वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ में आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण कारक होता है, तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण कारक में तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न में दिए गए शब्द वाहनारूढ़ में पर का जो कारक चिन्ह पर प्रसर्ग है उसका चिन्ह का लोप हुआ है, पर का लोप हुआ है। जो आपका पर प्रसर्ग है उसका लोप हुआ है, इसलिए इसमें समासिक पद का विग्रह करने पर वाहन पर आरूढ़ हो जाएगा। वाहन पर जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा वाहन पर आरूढ़।
वाहन पर आरूढ़, जो पर शब्द है इसका लोप है इसमें, वाहन पर आरूढ़। जब समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा वाहन पर आरूढ़, तो इसलिए इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, ये इसमें जो है वाहनारूढ़ में आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? जो घनानंद जी हैं इनको किस युग का कवि माना जाता है? आपके 4 विकल्प हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल। घनानंद को जो कवि माना जाता है आपका, यह माना जाता है, आपका सही उत्तर है रीतिकाल। रीतिकाल का इनको कवि माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न विकल्प संख्या 3 रीतिकाल। और इनका मूल नाम था आनंद घन, आनंद घन। इनका मूल नाम आनंद घन था, बाद में इनका नाम घनानंद पड़ गया। और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। रीतिकाल के जो 3 प्रमुख काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, तो इसमें जो है रीतिमुक्त जो है अंतिम काव्य धारा की यह अग्रणी कवि माने जाते हैं। तो इनके जो घनानंद जी हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? जो सूरसागर ग्रंथ है उसकी रचना किस भाषा में हुई है? आपके 4 विकल्प हैं, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? चारों में विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सा इसका सही उत्तर है। तो सूरदास जी ने सूरसागर की जो रचना की है यह इन्होंने की है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना हुई है। सूरसागर सूरदास जी का एक प्रधान और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त हैं, परंतु जो 10वां स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसकी जो है भक्ति की इसमें प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता, इसमें भक्ति की प्रधानता है। और इसके 2 प्रसंग हैं, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार। इसकी जो है 2 प्रसंग हैं, कृष्ण बाल लीला और भ्रमर गीत सार। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो कौन सा आपका विकल्प सही है? चारों में से एक विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को बस में कर ले या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में संधि दी गई है। पवन जो है शब्द दिया गया है, पवन में आपको संधि बतानी है कि पवन में कौन सी जो संधि है उसका विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कौन सा सही है? पौधन अवन, पौधन वन, पोधन अन, पौधन अन। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पौधन अवन, पौधन वन, पोधन अन, पौधन अन। तो सही उत्तर है इसका, जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है पोधन अन। इसमें अयादी संधि है, पवन में अयादी संधि, पवन में आपका अयादी संधि है। इसमें ओ और अ मिलकर के आपका अ हुए हैं। तो सही उत्तर है पोधन अन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है पुनर्जन्म में संधि विच्छेद क्या है? जो पुनर्जन्म शब्द दिया गया है इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। 4 विकल्प हैं आपके, पुनर्धन जन्म, पुधन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? पुनर्धन जन्म, पुधन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। तो पुनर्जन्म में आपका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3 पुनः धन जन्म। तीसरा विकल्प आपका सही है पुनः धन जन्म, और इसमें आपका है विसर्ग संधि। पुनर्जन्म में आपका विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। यहाँ पुनः में विसर्ग संधि है और
विसर्ग के बाद जब व्यंजन या विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आने पर आए तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज यहीं समाप्त होते हैं। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मिलेंगे।